जापान आज से ही नहीं काफी लंबे समय से टेक्नोलॉजी की दुनिया का सुपर लीडर रहा है, खास करके कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में। देखिए, जापान के साथ सब कुछ सही है, एक चीज है जो सही नहीं है, वो है इसकी पॉपुलेशन। जहां पर बढ़ती पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, वहीं पर जापान में जो है घटती बर्थ रेट जापान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जापान की बर्थ रेट कंटिन्यूअसली गिर रही है और जापान में 28% पॉपुलेशन 65 साल से ज़्यादा लोगों की है और ये चीज़ आज नहीं तो कल जापान के लिए प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगी। और वहीं दूसरी ओर इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यूनाइटेड नेशन की 2020 की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में एवरेज एज 28 है और मजे की बात तो यह है, इसमें से आधे ज़्यादा तो बेरोजगार हैं और या फिर कुछ ना कुछ काम चलाओ काम कर रहे हैं। देखिए, भारत की यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए सरकार टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करती जरूर रहती है और इसके लिए सरकार सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। दैट्स वाई भारत सरकार एफडीआई में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करती रहती है और इसी के तहत देश में मेक इन इंडिया जैसी स्कीम को शुरू किया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें देश के अंदर ही हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। अब देखिए, अगर जापान को अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसे यंग पीपल तो चाहिए ही चाहिए और साथ ही चाहिए उसे एक बड़ी मार्केट जहां वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा कोई और अच्छा ऑप्शन जापान के लिए हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी ये सुने कि दोनों देश कोई भी फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हैं तो सिर्फ ये एक फाइनेंशियल लेन देन नहीं है, दोनों देश एक दूसरे की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जापानी इंडिया की कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर उसे इनडायरेक्टली खरीद ही रहे हैं। टेक्नोप्रो अभी एक जापानीज कंपनी है और इस कंपनी ने अभी हाल ही में इंडियन कंपनी स्टूडियो रोबोसॉफ्ट को $108 मिलियन में खरीद लिया है। बेसिकली रोबोसॉफ्ट एक मोबाइल ऐप डिजाइन कंपनी है जो आज की डेट में नंबर 1 यूआई डिजाइन का काम करती है। अब जैसे कि डिस्कवरी प्लस ऐप का यूआई इन्होंने ही तैयार किया है। पर अब क्वेश्चन ये है, जापानी कंपनी टेक्नोप्रो ने इस कंपनी को परचेज क्यों किया? क्योंकि टेक्नोप्रो सॉफ्टवेयर की दुनिया में इंडिया की स्ट्रेंथ को जानता है। कि कंपनी को पता है यहाँ पर एक से एक डेवलपर बैठे हैं और उसके साथ ही ये डेवलपर एज कंपेरिजन टू अदर कंट्री कम पैसे में काम भी कर देंगे। सो टेक्नोप्रो ने सिर्फ स्टूडियो रोबोसॉफ्ट को एक्वायर नहीं किया है बल्कि इंडिया के उन टॉप लेवल डेवलपर्स को भी एक्वायर किया है जो टैलेंटेड हैं। आप देखिए, फाइनेंस में भी कुछ ऐसा ही है। जापानी कंपनी SMFG ने इंडियन फाइनेंशियल कंपनी फ्लैटरॉन में $2 बिलियन का इन्वेस्ट करके 74.9% स्टॉक होल्ड किया है और फ्लैटरॉन इंडिया को इंडियन मार्केट के बारे में डीप नॉलेज है, जिसकी वजह से कैपिटल SMFG की और नॉलेज फ्लैटरॉन इंडिया की। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट दोनों को ही है, ना कि सिर्फ SMFG को। देखिए, अगर बात करें स्टार्टअप की तो 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार जापानी कंपनीज ने $9.2 बिलियन का इंडियन स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब नया स्टार्टअप मतलब इन्हें गाइडलाइंस की जरूरत है और साथ ही जरूरत है फंड की और जापानी कंपनी ये दोनों ही चीजें करने के लिए तैयार हैं और इस काम में जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक सबसे आगे है। देखिए, सॉफ्टबैंक एक जापानीज कंपनी है जिसे 1981 में फाउंड किया गया था। सॉफ्टबैंक ने इंडियन कंपनी जैसे कि पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ओयो, फर्स्ट क्राई, पीबी फाइनटेक और भी बहुत सी कंपनी है जिसमें सॉफ्टबैंक ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। देखिए, जापानी कंपनी रियल एस्टेट में भी काफी इंटरेस्टेड है। दैट्स वाई जापानी कंपनी मेरुवेन्यू कॉर्पोरेशन ने इंडिया में आने की अनाउंसमेंट कर दी है और ये कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रही है बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में आने वाली है और इंडिया में इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट 10,800 करोड़ का इन्वेस्ट करके शुरू किया है। ऐसा ही कुछ जापान की कंपनी मित्सुई के साथ भी है जो इंडियन रीन्यू RTC प्रोजेक्ट में 49% के स्टॉक होल्ड करती है और रीन्यू RTC प्रोजेक्ट एक राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कंटिन्यू रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जैसे कि वाइंड एंड सोलर। एटम टेक्नोलॉजी एक पेमेंट फिनटेक प्रोसेस कंपनी है जिसमें जापानीज कंपनी एंटिटी डेटा ने स्टॉक होल्ड किया है। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहां पर जापान ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो पर जापानीज कंपनी का इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का एक आम आदमी को, एक आम जनता को क्या फायदा है? देखिए, अब जापानीज कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है जो स्टार्टअप है उन्हें एक किक स्टार्ट मिलेगी और इसके साथ ही काफी सारे नए रोजगार भी पैदा होंगे। चैलेंजेस देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जापानी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, अच्छी बात है, देश ग्रो हो रहा है, पर इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इससे डिपेंडेंसी बढ़ती है और डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मेन डिसीजन वही कंपनी लेगी और इंडिया के एनवायरनमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन से ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट सबसे पहले देखेगी। तो देखिए, अच्छी बात है, जापान इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है,
पर कुछ एक अधिकार इंडिया को अपने पास भी रखने चाहिए। तो इसके लिए भी सरकार को टाइम टू टाइम पॉलिसी डेवलप करते रहना चाहिए।